नमस्कार। तो मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, कई सारे चैप्टर का बात करेंगे। 19 नंबर, 20, 21 चैप्टर, 22, 23, 24। जी हाँ, थोड़ा लंबा वीडियो होगा और NCERT SCERT दोनों को आज कंप्लीट कर देना इस वीडियो में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि थर्ड क्लास जो है आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज कर लेंगे हम लोग, घबराने की बात नहीं है। हम लोग कर रहे हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5th क्लास का, प्राथमिक क्लास कक्षा का, तो यदि 4.0 में या 5.0 में, तो आपके लिए बहुत ही काम का ये वीडियो है, क्योंकि इसमें हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। EVS जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें बनते हैं। तो इसको अच्छे से कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और NCERT है और SCERT जब कर ही लेंगे तो घबराने की क्या ज़रूरत है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। गर्दा उड़ा के आइएगा, एकदम निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और टीचिंग का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्योंकि मैं 2015 से ही, आप देख सकते हैं, मैं टीचिंग करा रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा बात है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आखिर नौकरी लिया जाता है। इसलिए भी ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैंने बहुत दिनों से कोचिंग चलाया, directstudy.com के नाम से आपका कोचिंग जो है अपना, बहुत लंबे समय ऑनलाइन ऑफलाइन चला है। अभी भी ऑफलाइन तो नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि जॉब पे हूँ, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही फिर से ट्रांसफ़र मेरा पटना हो जाता है, फिर से ऑफलाइन भी कोचिंग चलने लगेगा। पटना में बहुत अच्छा कोचिंग चलाया हूँ, तो बहुत बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के निकले हुए हैं जो जॉब ले रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे BPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, टीचर्स में हो गए, सीटेट हो गए, इन जगहों पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी BSc कर रखा हूँ, अभी तो मैं MSc कंप्लीट हो गया, तो पहले का बना हुआ PPT है। MSc मेरा हो गया, साथ में B.Ed की बात करें तो B.Ed भी कंप्लीट है मेरा। तो कॉमन सेंस लगाने की बात है। हमारे यहाँ से बहुत बच्चा 11th 12th सब चीज़ का जब मैं पढ़ाता था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कई साल लगातार रहे हैं, 6 से 7 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर रखा हूँ बच्चों को। तो कैसे ऐसे हुआ है, बस एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा पढ़ाया हूँ। तो बस आप घबराए नहीं, आप हमसे आराम से बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, हम लेसन 19, हमारे साथी जानवर। पहला प्रश्न है कि जानवरों में भावनाओं पर चर्चा का उद्देश्य बच्चों में क्या विकास करना है। बात समझ में आए? क्वेश्चन क्या करा कि जानवरों में भावनाओं पर चर्चा का उद्देश्य बच्चों में क्या विकास करना है। तो इसको बोलते हैं सहानुभूति और संवेदनशीलता जो है बच्चों में विकास इससे होती है। नेक्स्ट है कि हम जानवरों को पालतू जानवर के रूप में क्यों रखते हैं, कोई तो रीजन होगा। तो इसका आंसर है कि जिम्मेदारी और साहचर्य की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान डैश में स्थित है। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। बात समझ में आया? केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल मिट्टी को निषेचित करती है। केचुआ जमीन के नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम बनाते हैं। केचुआ द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी, तीनों चीज़ सही लग रहा है मुझे, पता नहीं। अच्छा, यहाँ से आ जाइए, यहाँ आंसर है। तो इसका मतलब 4 दे दीजिए आंसर, एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, नहीं 4 सब सही था उसमें। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? पेड़ के तना के अंदर। टेलर बर्ड तो बीन कर बनाता है, कौवा पेड़ के ऊपर बनाता है। बसंत गौरी होगा नहीं, इसका होगा शक्कर खोरा। एक से रुक जाइए, नहीं 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 नहीं, बसंत गौरी ही होगा। यही पेड़ के अथी में क्या उसको बोलता है, घोंसला बनाता है तना में। तना में मतलब पेड़ का जो होता है ना, उसमें छेद करके उसके अंदर मतलब घोंसला बना, बसंत गौरी।
आइए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ नई नई बात जानने को यहाँ से मिलेगा। जानवर बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जानवरों के साथ बातचीत करने से उनके सीखने और विकास में सहायता मिलती है और बच्चों को यह सीखने का अवसर मिलता है कि दूसरों के प्रति कैसे सौम्य और जिम्मेदार होना चाहिए। पालतू जानवर मनुष्य के लिए बहुत महत्व रखते हैं। उनका निश्चल प्यार देखकर इंसान को प्रसन्नता मिलती है और उनके साथ खेलने, उनको दुलारने तथा उनको देखभाल करने में लोग स्वयं को व्यस्त भी रखते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलती है। अकेला बैठा इंसान ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत अंदर तक की बातें। राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान, जिसको नियान्प बेंगलुरु में स्थित है, NIANP बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान जो है बेंगलुरु में स्थित है। NIANP की स्थापना 24 नवंबर 1995 को बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो पौष्टिक दृष्टिकोण से उपयोग करते हुए बुनियादी मौलिक अनुसंधान पशु चारा संसाधन प्रबंधन का संचालन करना है। आगे कहा जा रहा है कि केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी नरम कर देते हैं, जिससे किसान को मित्र कहा जाता है और इससे हवा और पानी आराम से स्टोर होता है और पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। केचुए के बारे में कहा जाता है, केचुआ के नाइट्रोजनी अपशिष्टों और अन्य अपशिष्ट उत्पाद पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। केचुआ द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और यूरिया का प्रयोग एकदम मना किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार को कहना है कि एकदम हर हाल में आप क्या प्रयोग कीजिए, तो आप कीजिए वर्मी कंपोस्टिंग। केचुए मिट्टी की गौर से सुनिएगा, अम्लता और क्षारीयता दोनों को कम करते हैं और पौधे की वृद्धि में अनुकूलता परिस्थिति बना देते हैं। केचुआ तो मतलब कितना फायदेमंद है कह ही नहीं सकते। बसंत गौरी एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है जो कैपिटोनिडे परिवार का गठन करता है। ठीक है, वे बड़े सिर वाले छोटी मूंछ वाले पक्षी है, हरे या भूरे रंग के होते हैं, जिसमें चमकीले रंग का सफ़ेद रंग के छींटे भी होती है। घोंसला एक छेद होता है जिसमें चोंच से खोदा जाता है, जो एक सड़ते हुए पेड़ या दीमक के घोंसले में ऊंचा होता है। बात समझ में आया? जहाँ खराब हो जाता है, पेड़ सूख साख जाता है ना, उस जगह पे छेद बना लेते हैं। तो 19 कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए 20 नंबर करते हैं। पहला करा है बूंद बूंद से। पहला है टांका कैसे बनाया जाता है। तांत्रो जागा आंगन में गड्ढा खोद कर उसे पक्का कर दिया जाता है, उसको टांका बोलते हैं, ताकि बरसात के पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाए। कहा जाता है वर्षा जल को टांका में ले जाने वाले पाइप से जुड़ी छलनी का उद्देश्य क्या है। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो क्या होगा? गंदगी को टांका में प्रवेश करने से रोकना, छलनी लगाने से ही ना होगा। आगे कहा जा रहा है कि डैश जो है नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तीस्ता, गंगा, लूनी या काली। बहुत आसान है, लूनी नदी है। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के एक झील के अंदर से निकलती है। आगे कहा जा रहा है हमें जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए, मतलब जल बचाने से क्या फ़ायदा है। कह रहा है उपयोग के लिए कम पानी उपलब्ध है, ये भी सही बात है। पानी की मांग बढ़ी है, ये भी सही बात है। जल प्रदूषण बढ़ा है, ये भी सही बात है। यानी आंसर क्या डाल दीजिएगा? 4। इस सभी कारण से। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जिसका पुनर्भरण है। क्या चीज़ पुनर्भरण होता है? भूजल स्तर का ना पुनर्भरण होता है। वर्षा जल के जब पानी आप बचाते हैं तो ज़मीन में ही इकट्ठा करेंगे, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिस के अंदर चला जाता है और जो भौम जल स्तर होता है उसको पूर्ति करता है। टांका वर्षा जल को टैंक यानी टांका बनाकर एकत्रित करने की एक तकनीक है। आंगन में गड्ढा खोदकर उसे पक्का कर दिया जाता है। टांका को ढक्कन से ढककर रखा जाता है। घर की छत को ढालानदार बनाया जाता है ताकि यहाँ एकत्र होने वाले वर्षा जल एक पाइप के माध्यम से टांका में आके चला जाए। आगे कहता है कि टांका के पाइप के मुंह पर एक छलनी लगी होती है ताकि कोई गंदगी टांका में न जाए। इस पानी को साफ करने के बाद पानी काम में लाया जाता है। लूनी नदी जो है पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली रेंज से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर निकलती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। पानी की कमी संभवतः पृथ्वी पर सबसे बड़ी चुनौती होगी।
इसकी वजह घटती आपूर्ति के साथ बढ़ती मांग भी है। आगे कहा जा रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो कि बढ़ते जल प्रदूषण के कारण में से एक है। क्लियर है? बेसिक बात से मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मैं इस पे समझाता रहूँ बैठ के आपका समय बर्बाद कराता रहूँ। तो समझ सोचे यार सर तो कम समझाते हैं। समय आपका बहुत कीमती है। अगर समय मैं आपका बर्बाद कर रहा हूँ और आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो बहुत गलत हो रहा है। बिना काम के चीज़ समझाना नहीं है, बस एक बार रिवीजन मारना है, 2 बार रिवीजन मारना है, बस माइंड में क्वेश्चन आते रहे। बिना काम के एक ही बात लेके बैठे पड़े हैं, डिटेल कर रहे हैं बिना काम का चीज़। बहुत लोग को मैं देखता हूँ ऐसा करके बच्चों का समय बर्बाद करते। बच्चों को तो उतना समझ में आता नहीं है। ये याद रखिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करेंगे उतना आसान रहेगा एग्जाम में आपको। मेरा प्लान ये है कि कम से कम 50,000 क्वेश्चन मैं टच कराऊँ स्टूडेंट को एग्जाम तक। जी हाँ, 50,000 प्लस क्वेश्चन टच कराना है टोटल मिला के। और आप काउंट भी कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार कैलकुलेशन भी करके बता दूंगा मैंने कितना किया, कितना वीडियो किया, और एवरेज निकाल के मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा लास्टली एग्जाम के समय, क्योंकि ढेर सारे प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ। अगला कहता है भूजल का रख रखाव जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक अस्थायी संरचना है, इसीलिए भूजल के संगठित संग्रह द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने में जल संचयन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जल संचयन एक ऐसी विधि है जो कि भूजल स्तर को बढ़ाती है। यहाँ पे 2 लेसन कंप्लीट हो गया 11 मिनट के अंदर। मान लेते हैं कम ही क्वेश्चन है, फिर भी अगर 8 क्वेश्चन है, 8 दूनी 16 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है, तो 5 दूनी 10 क्वेश्चन तो हुआ। अब 21 नंबर लेसन को देखते हैं। 21 क्या कह रहा है लेसन? तरह तरह के परिवार। पहला कहता है लोगों का वह समूह जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक साथ रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए जरा। परिवार ही तो कहलाते हैं। यहाँ खून लिख देता, खून से संबंधित और अच्छा रहता। पारिवारिक जीवन चक्र अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि समय के साथ परिवार पूर्वानुमानित चरणों से गुजरते हैं। समय के साथ परिवार पूर्वानुमानित चरणों से गुजरते हैं। क्लियर है? आगे कहा जा रहा है पारिवारिक जीवन चक्र में वह चरण जहाँ जोड़े माता पिता बनाने के लिए समायोजित होते हैं और भूमिकाओं और गतिशीलता में बदलाव का अनुभव करते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें पितृत्व चरण कहा जाता है कि नहीं? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, हो सके आप ना समझे हो। पारिवारिक जीवन चक्र में वह चरण जहाँ जोड़े माता पिता बनाने के लिए समायोजित होते हैं और भूमिकाओं और गतिशीलता में बदलाव का अनुभव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पितृत्व चरण बोलते हैं। पितृत्व मतलब पिता। पारिवारिक जीवन चक्र में वह चरण जहाँ जोड़े जीवन लक्ष्य और उपलब्धियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण संगठन संकट का अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इधर ऑप्शन है, उसको मध्य जीवन संकट चरण बोलते हैं। परिवार जीवन चक्र समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। पारिवारिक जीवन चक्र समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो आंसर क्या कहिएगा? परिवार के सदस्यों का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास। इसका सॉल्यूशन से बहुत बार समझ में आएगा, ये सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक परिवार जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो एक साथ रहते हैं। ऐसे संबंध व्यक्तियों को एक परिवार के सदस्य माना जाता है। क्लियर है बात? पारिवारिक जीवन चक्र एक प्रक्रिया है, गौर से सब सुनिएगा। पारिवारिक जीवन चक्र एक प्रक्रिया है जो विभिन्न संस्थाओं में विभाजित है। इसमें व्यक्ति परिवार के एक सदस्य के रूप में गुजरता है। यदि व्यक्ति सफल है तो प्रत्येक अवस्था के लिए उसे कुछ कौशल प्राप्त करने और विश्वास तथा संतुष्टि प्रदान करने की विशेषता की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? आगे कहा जा रहा है पितृत्व बचपन में वयस्कता तक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने की प्रक्रिया है। पितृत्व जैविक संबंध के बजाय बच्चे के परवरिश की गतिविधि को संदर्भित करता है। यानी अगर आप बाप है तो सीधी बात है कि बच्चा को आप ये नहीं कि हमने जन्म दिया तो मेरा हक है उस पर हर चीज़ है, नहीं। आप बाप है इसका मतलब है कि आप उसको ग्रोथ कराने के लिए है, आप उसका डेवलप कराइए, हर तरह से उसका विकास कीजिए। सामान्य तौर पर मध्य जीवन संकट किसी व्यक्ति के जीवन में एक अस्थायी चरण होते हैं। हर कोई इस दौर से नहीं गुजरता। यह चरण किसी व्यक्ति के कार्य उपलब्धियों को पूरा तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आगे कहता है पारिवारिक जीवन चक्र विभिन्न विकास चरणों में बदलती प्रक्रिया की
प्रक्रिया है जिसका अनुभव हर परिवार करता है। ठीक है, परिवार विभिन्न बदलती परिस्थितियां विशेष रूप से जीवन के 2 चरणों को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करना सिखाती है। पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में कह रहा है, स्वतंत्र और युगल यानी विवाह, जहाँ एक व्यक्ति एक नए रिश्ता विकास करता है और बनाता है, सीखता भी है। आइए दाएं बाएं दायां बायां क्या है उसको समझते हैं। 22 लेसन को अब समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर 23 फिर 24 कंप्लीट करेंगे हम लोग। कहा जा रहा है मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। सॉरी दोस्त, जवाब दीजिए जरा। सेकेंड नंबर आंसर लग रहा है, देखिए जरा क्या कह रहा है सेकेंड में। मानचित्रों में प्रतीकों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, उन्हें पढ़ने और समझने का आसान बनाना। यही तो होता है, पिक्चर बनाने से और आसान हो जाता है। एक व्यक्ति एक निश्चित भाषा नहीं जानता है, लेकिन वह मानचित्र पर एक स्थान खोजना चाहता है। मानचित्र का कौन सा घटक उस व्यक्ति को दिशा और जानकारी खोजने में मदद करेगा। दूरी, दिशा, प्रतीक, क्या कहिएगा। प्रतीक ही ना उसको मदद करेगा, प्रतीक रहेगा तो अच्छे से खोज लेगा, हमको यहाँ जाना है, चाहिए करना है। मानचित्र में डैश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लिया गया विशिष्ट मार्ग है, तो क्या कहिएगा इसको, दिशा। आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो दिशा ही तो आप ग्रहण करते हैं। डैश पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्रण या चित्र है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। विशेषताओं को दर्शा रहा है तो उसको क्या नाम से जानते हैं। ये सब तो जानते नहीं, ये सब नहीं होगा। भौतिक मानचित्र बोलते हैं, ये सही है। दुनिया के शहरों, कस्बों और गांवों और विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहा जाता है। बहुत आसान है, इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। फिर से सुन लीजिए, दुनिया के शहर, कस्बा, गांव, विभिन्न देश के राज्य, राजधानी, इन चीज़ों को बताने वाला को क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र। आइए सॉल्यूशन से बहुत नई नई बातें सीखते हैं। प्रतीक किसी अन्य चीज़ का अमूर्त या सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्र पर प्रतीक अलग अलग बिंदुओं, रेखाओं या छायांकित क्षेत्रों से बने होते हैं। उनका आकार, रूप और आमतौर पर रंग होता है। आगे कहा जा रहा है मानचित्र प्रतीक सामूहिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिनसे स्वरूप, सापेक्ष स्थिति, वितरण और संरचना की सराहना होती है। प्रतीक मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुल, पेड़, रेलगाड़ी जैसे विभिन्न विशेषताओं का आकार बनाना संभव नहीं होता है, इसीलिए इन्हें कुछ अक्षरों, रंगों, चित्र और रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। यह प्रतीक सीमित स्थान पर बहुत सारी जानकारी देता है। नेक्स्ट है कि दिशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लिया गया विशिष्ट मार्ग होता है। मानचित्र पर उत्तर दिशा को तीर के निशान के साथ दिखाया गया है और दक्षिण दिशा को मानचित्र के नीचे दिखाया गया है। पूर्वी दाईं ओर और पश्चिमी बाईं ओर दिखाया गया है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उनके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव है। सॉरी असंभव है, सॉरी वो थोड़ा हाफी आ गया था, जमहाई। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। आगे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने के लिए मानचित्रों को भौतिक एवं उच्च बच मानचित्र में दर्शाया जाता है। उच्च बच का मतलब ऊंचा नीचा दिखाया जाता है लाइनिंग के मदद से। मानचित्र को उनके कार्यों और उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्र अलग अलग जानकारी देते हैं। जैसे राजनीतिक मानचित्र की बात यदि करें, एक सेकेंड दीजिएगा। राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं तो इसमें शहर को कस्बा, गांव, तहसील, राज्य, राजधानी, सीमा के उद्देश्य मतलब दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का राजनीतिक मानचित्र भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करती है। क्लियर है। 23 लेसन कहता है कपड़ा सजा कैसे।
तो कपड़ा कैसे सजा आइए अब उसको भी समझते हैं। कपास के रेशे डैश पौधे से प्राप्त होते हैं। तो आंतरिक फल भित्ति होता है वो। एक मिनट, फल भित्ति नहीं होता है, बीज का भित्ति होता है, यानी बीज का पार्ट होता है वो। इसका आंसर इसमें से कोई नहीं हो पाएगा, पता है आपको, 4 देना पड़ेगा, क्योंकि वो बीज का पार्ट है। बीजावरण का मतलब समझते हैं, बीज के ऊपर का आवरण नहीं, बीज के अंदर का आवरण है। कपास का जो रेशा है वो बीज के अंदर का पार्ट है। तो बीजावरण कैसे हुआ? बीजावरण का होता था बीज के ऊपर का पार्ट, लेकिन ये तो है नहीं। और फल के अंदर का भाग रहेगा तो इसी पर रहेगा, बीज के बाहर ही रहेगा, बट ये बीज के भी अंदर का पार्ट है जो रुई होता है। बात समझे? इसीलिए कहीं कोई आंसर नहीं होगा। कताई द्वारा रेशे को डैश बनाया जाता है। कताई द्वारा रेशों को डैश बनाया जाता है, तो आंसर क्या जवाब दीजिएगा? तो 2 का कहिएगा सर कुछ नहीं, धागा बनाया जाता है। कताई करके हम क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। बाद में धागा को बुनाई करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। हैंडलूम, पावरलूम या हैंडलूम बोल सकते हैं। कपड़े पर किया गया धागे का काम डैश कहलाता है। कपड़ा पर जो धागा का काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कढ़ाई किया जाना, कढ़ाई करा। प्रारंभिक मानव द्वारा पहने जाने वाले कपड़े किससे बने होते थे? कोई चीज़ से तो वो कपड़ा बनाता था, उसको बोलते हैं। कपास का भी रहता था, पेड़ों की पत्ती रहता, पशु का खाल, ये सभी चीज़ का बना हुआ रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रेलिक या रेयॉन? प्राकृतिक आपसे पूछ रहा है, तो जूट है जो प्राकृतिक है। ये सभी चीज़ें मानव निर्मित है। और पहला मानव ने बनाया था रेयॉन, सेल्यूलोज से बनता है पेड़ के। आइए सॉल्यूशन पढ़ के कुछ अच्छी बातों को और सीखते हैं जो एग्जाम में नज़दीक हम लोग को ले जाएगा। कपास का रेशा एक पौधे के बीज का रेशा है जिसे काटा जाना चाहिए और फिर बीज से अलग किया जाना चाहिए। आगे कहते हैं कटाई खेत में कपास की गेंद को हाथ से चुनकर या स्पिंडल पिकर का उपयोग करके स्वचालित कटाई द्वारा की जाती है। कपास के रेशे को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ओटना कहा जाता है। बीज से अलग करना क्या? बीज से अलग करने को ओटना कहा जाता है। रेशो यानी स्टेपल फाइबर की बटाई द्वारा या फिर लंबा धागा बनाने के लिए उन्हें एक साथ जोड़कर काता हुआ धागा यानी स्पर्न यार्न बनाया जाता है, इसमें लपेटना बोलते हैं। आगे कहा जा रहा है पॉइंट कि रेशे को धागे में बांटने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। उत्तर पाषाण काल जितनी पुरानी है और धागे की कताई औद्योगिकीकृत होने वाली सबसे पुरानी प्रक्रियाओं में से एक थी। मतलब धागा बनाना बहुत पुराना एक कला है। कढ़ाई कपड़े या अन्य सामग्रियों को सुई का उपयोग करके धागे या सूत से सजाने की कला भी है। कढ़ाई में मोती, क्विल और सिक्वीन जैसी अन्य सामग्रियों का भी इस्तेमाल की जाती है ताकि सुंदरता निखर के बाहर आए। यह विभिन्न प्रकार के धागों या सूत के रंगों के साथ उपलब्ध है। कढ़ाई को सूत से पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक मानव द्वारा पहने जाने वाले कपड़े जानवरों की खाल, पेड़ों की पत्तियों और छाल से बनाए जाते थे। इन्हें गर्मी, बारिश और ठंड से सुरक्षा के तौर पर पहना जाता था। जैसे जैसे मनुष्य समूहों में रहने लगे उन्हें शरीर को ढकने और अच्छा दिखने की आवश्यकता महसूस होने लगी और फैशन उससे थोड़ा सा बाहर आया निकल के। आगे कर रहा है जूट को सफ़ेद जूट के पौधे की छाल में निकाला जाता है और कुछ हद तक तोसा जूट से निकाला जाता है। कहा जाता है यह एक सुनहरा और रेशमी चमक वाला प्राकृतिक फाइबर है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। क्या कर रहा है? जूट एक बहुमुखी फाइबर है। औद्योगिक क्रांति के दौरान जूट के धागे ने मोटे तौर पर टाट के कपड़े से सन और भांग के रेशों की जगह ले ली। क्लियर है? बहुत तरह की बातें यहाँ पे जानने को मिला। आइए एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर को करते हैं। और इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो आपके आंखों के सामने ये रहा, जिसको बोलते हैं
जीवन का जाल, जीवन का जाल में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, आइए उसको भी समझते हैं। पर्यावरण में वस्तुओं की परस्पर निर्भरता को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जीवन का जाल बोलते हैं। कहा जा रहा है एक जानवर को जीने के लिए किन प्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है? वायु, पानी, पौधा, सूरज, इस सभी का होता है। 4 आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? निर्जीव वस्तु कौन है? मिट्टी, धूप, मिट्टी और धूप दोनों निर्जीव है। हवा और पानी निर्जीव है। इसको छोड़ के 2 नंबर, यानी कि 1 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? स्थानिक प्रजातियां, विकासवादी प्रजातियां, लुप्तप्राय प्रजातियां। आसान है ना? स्थानिक प्रजातियां के नाम से इसको जानेंगे। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन है? यही तो हो जाएगा। एक दूसरे को जैसे ही लाभान्वित किया तो उसको सहजीवी बोलते हैं। सह मतलब साथ, जीवी मतलब जीवित रहते हैं, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपसे पूछ रहा है। पहला कर रहा है उत्पादक सौर ऊर्जा से खाद्य का संश्लेषण करते हैं। इसमें सभी प्रकाश संश्लेषण पादप और शैवाल शामिल है। ये सही है। प्राथमिक उपभोक्ता यह उत्पादकों के तुरंत बाद आते हैं और शाक भक्षी होते हैं जो सीधे उत्पादक को खाते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर खाद्य के लिए निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें मांस भक्षी कहते हैं। ये भी सही है। तृतीय उत्पादक मृत सड़े हुए जीवों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में विखंडित कर देते हैं। उदाहरण कवक। नहीं, इसको तृतीय उपभोक्ता नहीं कहा जाता है। कवक ये काम करते हैं बट इसको तृतीय उपभोक्ता कहा नहीं जाता है। ये पॉइंट सही लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक कि सड़े हुए चीज़ों को अपघटन करते हुए कवक है। बैक्टीरिया भी है। कहा जा रहा है कि हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं वे सभी आपस में जुड़ी हुई है। इन्हें जीवन का जाल कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान में अन्योन्याश्रय का तात्पर्य विभिन्न जातियों के एक दूसरे के साथ समग्र रूप से पर्यावरण में परस्पर संबंधित है। लगभग सभी प्रजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। कहीं ना कहीं सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट है। कहा जा रहा है जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, आश्रय और स्थान की आवश्यकता होती है। ये सही बात है। जीवित रहने के लिए एक जानवर को पोषण, पानी, ऑक्सीजन, आवास और तापमान, उच्च वच, इन सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आगे कहा जा रहा है इनमें से किसी भी मूलभूत आवश्यकता की कमी किसी जानवर के अस्तित्व के हानिकारक साबित हो सकती है और उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। निर्जीव वस्तुएं पैदा नहीं होती है। वे न बढ़ते हैं, न प्रजनन करते हैं, न बूढ़े होते हैं और ना ही मरते हैं। निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु जीवित नहीं है, वे बढ़ते नहीं हैं, उन्हें पोषण की आवश्यकता नहीं होती है और वे प्रजनन भी नहीं करते हैं। स्थानिक प्रजातियां पौधे या जानवरों की वे प्रजातियां जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। वे पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही सीमित होते हैं। उसे अलग क्षेत्र में ले जाने पर वो मर जाएंगे। वे प्रजातियां आमतौर पर एक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं क्योंकि वे विशेष निकेत या अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। मतलब कुछ खास तरीके से वो बने हुए कि उसी क्षेत्र में वो रहेंगे। बे आवास में हमेशा एक से अधिक प्रजातियां होती है। एक आवास में हमेशा एक से अधिक प्रजातियां होती है जो पर्यावरण के साथ साथ आपस में भी पारस्परिक संबंध रखते हैं। यह परस्पर क्रियात्मक जैविक समुदाय के निर्माण की सहायता करते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक एक साथ सहजीवी संबंध से हुआ है।
एक दूसरे को बेनिफिट है। उसी तरह जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उसके जड़ में राइजोबियम, गांठ में उसके जड़ के राइजोबियम जीवाणु होता है, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभान्वित करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अपघटक मृत सड़े हुए जीवों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विखंडित कर देते हैं, उदाहरण जैसे कवक हो गया। आगे कहा जा रहा है मुर्दाखोर मांसभक्षी जीव है जो कि किसी जानवर के मृत और सड़े हुए मांस खाते हैं। यह मुर्दाखोर अन्य मांसभक्षियों से भिन्न होते हैं क्योंकि यह शिकार नहीं करते बल्कि जैसे गिद्ध हो गया, लकड़बग्घा हो गया, सियार हो गया, कौवा हो गया, ये सब मरा हुआ को ही खाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट दोस्त कर लिए क्या, 3 क्लास पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 क्लास हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, बट अभी एससीईआरटी में क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी का कर लिए। एससीईआरटी में इतना चैप्टर नहीं है, कम चैप्टर है उसमें। उसमें बस 3 चैप्टर हमको करना है, 18, 19, 20 3 चैप्टर। चलिए उसका कर लेते हैं, मतलब इसका 70 तक हो गया था, हम लोग को करना है आज 18 से। यहाँ से कह रहा है तेरी मेरी उछल कूद। तेरी मेरी उछल कूद का मतलब क्या है कि इसमें खेल कूद की बातें हैं। पहला है कबड्डी में खेलने में प्रत्येक खिलाड़ी, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है। तो ये जो ड्रिबल है ये खो खो से संबंधित नहीं है। अच्छा ये कर चुके थे चैप्टर, फिर से एक बार कर ही लेते हैं। 64 खाना होता है शतरंज में। जब कोई खिलाड़ी अपने राजा के विरुद्ध आक्रमण का बचाव नहीं कर पाता तो उसे क्या बोलते हैं, चेक और मेट बोल देते हैं, चेकमेट हो जाना, कि अब बचा नहीं सकते। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता था। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खेलती थी। का 2024 और 2028 के ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, तो ये सब हम लोग देखे थे। पेरिस में होगा 2024 में और लॉस एंजिलस में होगा 2028 में। इसका सलूशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं चैप्टर, समय बर्बाद नहीं करते हैं। 19 चैप्टर पर आइए, बेहतरीन सा चैप्टर है, कोशिश करके देख लीजिए भाई क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कोशिश करके उसकी बात हो रही है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा आंखों पर पट्टी गेम के बारे में सत्य है। आंख में पट्टी बांध के क्या खेलते हैं, तो ये सभी हो जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है आंखों पर पट्टी इतनी मोटी होनी चाहिए कि रोशनी अंदर ना आ सके। आंखों पर पट्टी बांधने के लिए किसी आकर्षक चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आंखों पर पट्टी जितनी मजबूत होगी वे अपने हाथ और पैर ना देख सकेंगे। आंखों पर पट्टी बांधे हाथ में तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। आपको पता होना चाहिए ना, न्याय में रहता है लगा हुआ ऐसा मूर्ति एक। करेक्ट। एक सेकेंड, किस खेल में यदि कोई छक्का लगाया जाता है तो खिलाड़ी या तो अपने बेस से एक मोहरे प्रभावित स्थिति में ले जाना चुन सकता है या खेल में मौजूद एक मोहरे को स्थानांतरित कर सकता है। बहुत आसान है ना, लूडो में ऐसा होता है। मोहरा कहने का मतलब गोटी। किस खेल में यदि कोई छक्का, एक तो हो गया लूडो वाला, बिना किसी, ये क्या है, क्या हो गया भाई, अरे स्क्रीन पर कुछ हो गया, पता है, धुंधला सा दिख रहा है। सही हुआ, देखिए फंसता है भाई, स्क्रीन भी फंसता है, कमाल का बात है। जितना महंगा मोबाइल हो गया उतना ही प्रॉब्लम देता है। पहले सस्ता वाला था, बहुत दिन चलता था। बिना किसी हेड गार्ड के लड़ने वाले मुक्केबाजों के चेहरे पर आमतौर पर लगाई जाने वाली कट रोकथाम सामग्री का क्या नाम है। इसको बोलते हैं टैबिलॉन। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। यह छात्रों के सहयोग और शारीरिक संतुलन को विकास करता है, सहयोग की भावना आती है। सॉल्यूशन में कह रहा है कि आंखों पर पट्टी इतनी मोटी होनी चाहिए कि रोशनी अंदर ना जा सके और नीचे पैर वगैरह ना देख सके। यह दृढ़ और सुरक्षित होना चाहिए और आंखों को छूने वाली सामग्री अच्छी तरह से आरामदायक होनी चाहिए। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी नीचे से प्रकाश को रेंगने न दे। सुनिश्चित करें कि आंखों पर पट्टी इतनी कसकर हो कि वे हाथ और पैर को भी ना देख सके नीचे।
आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए महिला न्याय का प्रतीक होता है। आंखों पर पट्टी निष्पक्षता का प्रतिनिधि है कि मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, मैं बातों को खाली सुन रहा हूँ। ये आदर्श है कि धन, व्यक्ति, पहचान आदि की परवाह किए बिना न्याय को किया जाता है, इन्हीं की मुँह या शकल सूरत देख के। यह इस बात का प्रतीक है कि बिना किसी भय, जुनून और पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से न्याय करना है। लूडो में कोई व्यक्ति छक्का लगा सकता है। खिलाड़ी या तो अपने बेस से एक मोहरे प्रारंभिक स्थिति से जाना चुन सकता है या खेल में मौजूद मोहरे को स्थानांतरित कर सकता है, यानी आगे बढ़ा सकता है। जब कोई भी छक्का मारा जाता है तो खिलाड़ी को उसकी चाल के बाद एक अतिरिक्त रोल मिलता है कि हाँ और भी चलिए। यदि लगातार 3 छक्का लगाया जाता है तो खिलाड़ी अपनी बारी खो देता है कि भाई 3 छक्का काहे मार दिया, हैट्रिक नहीं लगाना, यह क्रिकेट बॉल नहीं है। उन सभी मुक्केबाजों के लिए जो हेड गार्ड के बिना खेलते हैं, किसी भी संभावित कटौती को रोकने के लिए कोचों को हेड गार्ड के बिना सभी प्रतियोगी मुक्केबाज के चेहरे पर एक रोकथाम सामग्री कैबिलॉन लगाया जाता है, मतलब हेमलेट जैसा एक रहता है, ताकि मुंह हाथ फूट फाट ना हो। खेल बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह बच्चों के संपूर्ण विकास जैसे शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करते हैं। हर तरह का विकास बच्चों में होता है। खेल स्वास्थ्य और लाभदायी चैनलों में छात्रों के प्रवृत्ति को प्रसारित करने का एक साधन है। यह बच्चों को खुद के लिए खोजे और सीखने की अनुमति भी देता है। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है, अच्छे से समझ में आ चुका है। आइए लास्ट लेसन करते हैं आज के क्लास का, और फिर 3rd क्लास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे 4 क्लास का। आओ खेले मिट्टी से। इस प्रक्रिया के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे बर्तन, मूर्तियाँ, चित्र आदि बना सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? मृदभांड बोलते हैं उसको। मिट्टी से बना हुआ चीज़ को मृदभांड के नाम से जानते हैं। मिट्टी के बर्तनों को कैसे मजबूत बनाया जाता है? उसे पकाकर उसको बोलते हैं, पका दिया जाता है। आगे कहता है कुल्हड़ बनाने में किस संसाधन का उपयोग होता है? तो कुल्हड़ मिट्टी का बनता है। और इसका चाय क्या टेस्ट होता है, मुंह में टेस्ट आ गया। नरम मिट्टी यानी कुल्हड़ से बने डिस्पोजेबल कप का उपयोग हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन्हें बनाने में उपजाऊ मिट्टी का नुकसान भी होता है, क्योंकि उसे पका दिया जाता है तो क्या होता है, फिर वो मिट्टी कोई काम का नहीं रहता। आगे कह रहा है हरित रसायन से हमारा तात्पर्य क्या निकल कर आता है? तो हरित रसायन का तात्पर्य हो जाता है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन के लिए, गौर से सुनिए, गैर विषैले अभिकारकों और सॉल्वेंट्स का प्रयोग करना। मिट्टी की मिल्चिंग करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ढीली सामग्री, गोबर आदि मिट्टी के अत्यधिक वाष्पीकरण या क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर रखे जाते हैं, जैसे पुआल वगैरह से ढक दिया जाता है। आजकल प्लास्टिक का भी उपयोग होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि मृदभांड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि बर्तन, मूर्तियाँ, चित्र आदि बना सकते हैं। यह मिट्टी का बना होता है। मृदभांड बनाने की मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं। पहिए पे मिट्टी के बर्तन को हाथ के द्वारा निर्माण किया जाता है, हाथ से भी बना सकते हैं, पहिया पर मिट्टी रख के। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा प्रक्रिया है पकाना। उन्हें विभिन्न आकृति आकार देने के लिए मिट्टी के बर्तनों को तकनीक उपयोग करके आग में पका दिया जाता है। कहा जाता है क्योंकि यह उनके अपना आकार बनाए रखने में मदद करता है, इतना मजबूत बना देता है कि आसानी से नहीं टूट सकता है, क्योंकि पक चुका है। कहा जा रहा है कि कुल्हड़ एक कप है जो मिट्टी या मिट्टी का उपयोग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर चाय या कॉफ़ी दुकानों में किया जाता है। इसे प्लास्टिक कप के स्थान पर उपयोग में लाया गया है। आगे कहता है कुल्हड़ के उत्पादन के लिए मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी को उपजाऊ परत खत्म हो जाती है। कुल्हड़ को मिट्टी में तपाकर बनाया जाता है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि कुल्हड़ तप जाते हैं, इसीलिए इस्तेमाल किएगा कुल्हड़ तेज़ी से अपघटित नहीं हो पाते, जल्दी मिट्टी में फिर मिल नहीं पाते हैं। हरित रसायन, जिसे टिकाऊ रसायन भी कहा जाता है, रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो कि उत्पादन प्रक्रिया को डिजाइनिंग पर केंद्र कर और खतरनाक पदार्थों के उपयोग को, उत्पादन की कमी को सराहना देता है कि हाँ भाई इसको कम कीजिए। मल्चिंग के द्वारा पौधों के चारों तरफ मिट्टी की सतह कवर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि फसल को अच्छे वातावरण में अच्छे पानी की मात्रा मिलती है, नमी की मात्रा को ऊपर उड़ने नहीं देता है। धूप उसी पर पड़ेगा, मिट्टी पर तो पड़ेगा नहीं। इसमें नमी और मिट्टी का क्षरण और तापमान कम, लवणता और खरपतवार नियंत्रण में भी शामिल होता है, क्योंकि जब मिट्टी ढका हुआ रहता है तो वहाँ खरपतवार पैदा नहीं हो पाता है। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त, यदि हमारा मेहनत पसंद आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।
क्योंकि आज हम लोगों ने सोच के देखिए, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे, मात्र 5 क्लास हुआ है हम लोग का, शायद आई थिंक आज वाला क्लास मिला के 5 क्लास हुआ है, और 5 क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरा 3rd क्लास कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 8 क्लास पे आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा तेज़ क्या ही पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्त, बाय बाय।